जेरी ने कॉलेज की मैनेजमेंट टीम से वादा किया था कि अगर उन्हें पता चलेगा कि देव डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे कभी फुटबॉल खेलने नहीं दिया जाएगा। यह सच था। जो भी प्लेयर एक बार भी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव करार दिया जाता था उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लग जाता था और आगे किसी भी मैच में उसके लिए खेलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। देव इस बात से खुश था कि कोच अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे थे। उसे बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था और उसका काम आसानी से हो जाएगा। जैसा कि उसे पता था, टेस्ट कंडक्ट करने से पहले उसे काफी सारा पानी पीने के लिए कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बॉडी में जो भी लिक्विड्स हो और वेस्ट मटेरियल हो वो निकल जाए। डोपिंग में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर ड्रग्स पानी पीने के बाद अपना असर दिखाते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाता था। टेस्ट में जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता था वो बॉडी से फ्लूइड्स को काफी कम कर देते थे, इसलिए प्लेयर्स को पानी पीने के लिए कहा जाता था। मेडिकल साइंस के डेवलप होने की वजह से अब डोपिंग टेस्ट भी काफी एडवांस हो गए थे। टीम के कई प्लेयर्स और स्टाफ को यह लग रहा था कि देव ने एनहांसमेंट ड्रग का इस्तेमाल करके अपनी रिकवरी को तेज किया होगा। उन्हें उम्मीद थी ध्रुव इस टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाएगा और उसके बाद उसका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेरी इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं ये सब सच ना हो जाए। अगर देव डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया तो टीम की इमेज को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। टीम की परफॉर्मेंस पर इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था, लेकिन ओवरऑल उनके एथिक्स पर सवाल उठ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जेरी पर उठेगा क्योंकि उसी ने इस टेस्ट के लिए रेकमेंड किया था। जब कॉलेज के मैनेजमेंट और उसके बीच में बहस हो रही थी तो कई लोगों ने उस पर यह आरोप लगाया था कि वो देव की तरफदारी कर रहा है और उसका मोटिव ध्रुव को टीम से बाहर निकालने का है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जेरी चाहता था कि ध्रुव और देव दोनों ही इस मैच को साथ खेले। अगर ऐसा हो गया तो उनके पास जीतने की संभावना बनी रहेगी। जैसा कि देव ने सोचा था, टेस्ट होने से ठीक आधे घंटे पहले उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा गया। देव वॉशरूम में गया और उसने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसके सीक्रेट कंपार्टमेंट से उस गोली को निकालकर उसे खा लिया। गोली को खाने के बाद उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और टेस्ट का इंतजार करने लगा। जो डॉक्टर्स उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने देव को बताया कि वो उसे 5 मिनट में बुलाने वाले हैं। उसके बाद के समय में देव को अजीब सा लगने लगा। उसे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी हो। उसने सीधा देखने की कोशिश की लेकिन उसे सब कुछ मोशन में लग रहा था। ये उस मेडिसिन का खतरनाक साइड इफेक्ट था। देव का दोस्त उसे बताना चाहता था कि इस मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते थे, लेकिन देव ने उसे बताने का मौका ही नहीं दिया। अब देव के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। वो डॉक्टर्स के बीच में घिरा हुआ था और कोई भी उसकी कंडीशन के बारे में पता कर सकता था। देव को बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है। दवाई खाने के 15 मिनट बाद ही उसके साथ ये सब होना शुरू हो गया था। जाहिर था कि दवाई में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसे ये सब फील हो रहा था। देव ने किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर्स के बुलाने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा या किसी को थोड़ा भी शक हुआ तो देव की पोल खुल जाएगी। कुछ देर में डॉक्टर ने उसे बुला लिया और देव किसी तरह उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सभी मशीनें लगी हुई थी। जाने से पहले उसने थोड़ा पानी और पी लिया था जिससे उसे थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन अभी भी उसे परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया और उसके बाद उसे एक जगह लेटने के लिए कह दिया। वहां पर कुछ मशीनें लगी हुई थी और कुछ मॉनिटर्स के थ्रू ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और इस तरह की दूसरी चीजें डिस्प्ले हो रही थी। देव को लेटने के बाद कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने उसकी नस के ऊपर ट्यूब लगा दी और टेस्ट को शुरू किया। इसी तरह टेस्ट होता रहा और उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो गया तो उस ट्यूब को देव की बॉडी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर डॉक्टर ने उसे उस कमरे के बाहर जाने के लिए कहा और रिजल्ट का इंतजार करने को कहा। नई टेक्नोलॉजी की वजह से डोपिंग टेस्ट का रिजल्ट तुरंत आ जाता था। बस डॉक्टर्स मशीन्स में रिजल्ट बनने के लिए छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट में रिजल्ट बनकर तैयार हो जाता था। कुछ साल पहले इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था और अब धीरे धीरे हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा था। देव कमरे के बाहर बैठा नर्वसनेस से पागल हो रहा था
क्योंकि उसे नहीं पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ऊपर से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। देव वॉशरूम का कहकर तुरंत वॉशरूम चला गया और उसे वॉमिटिंग होने लगी। ये सब कुछ दवाई की वजह से हो रहा था। अगर देव को इस बारे में पता होता तो वो पहले से ही अपने साथ वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन लेकर आता। देव मन ही मन अपने दोस्त पर नाराज हो रहा था कि उसने उसे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर वॉशरूम में रहने के बाद जब उसे ठीक लगने लगा तो वो वापस कमरे के बाहर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने हाथ में डोपिंग टेस्ट का रिजल्ट लेकर उसके पास आए। फिर वहां पर कोच भी आए। डोपिंग टेस्ट नेगेटिव आया था और ये खबर सुनकर देव खुशी से पागल हो गया था। उसका प्लान आखिरकार सक्सेसफुल रहा। दवाइयों ने अपना काम किया और देव को डोपिंग टेस्ट से बचा लिया। पर अभी उसे एक किला और फतेह करना था। ये था फिटनेस टेस्ट, जिसमें प्लेयर के फिटनेस लेवल को देखा जाता था। इस टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि किसी भी फुटबॉलर के लिए इसे पास करना आसान नहीं था। इस टेस्ट को सिर्फ वो ही पास कर सकता था जो रेगुलर ट्रेनिंग करता हो और उसका फिटनेस लेवल इतना हाई हो कि वो आराम से टेस्ट में बताई गई सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर ले। अगर देव इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो भले ही उसने डोपिंग टेस्ट पास कर लिया हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। देव को टीम से बाहर ही रखा जाएगा क्योंकि वो अनफिट साबित हुआ है। अच्छी बात यह थी कि फिटनेस टेस्ट शाम को शेड्यूल किया गया था, इसलिए देव के पास टेस्ट की तैयारी करने के लिए थोड़ा समय था। टीम के कोच ने उसे बधाई दी और शाम को आने के लिए कहा। देव अपने घर चला गया और अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वो फिटनेस टेस्ट की प्रैक्टिस करने लगा। घर आने के बाद उस दवाई के साइड इफेक्ट्स थोड़े कम हो गए थे और अब उसे ठीक लगने लगा था। देव ये सोच रहा था कि किसी भी तरह से उसे टीम में शामिल होने से कोई रोक नहीं पाए। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली उसे फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया। देव ने कॉलेज पहुंचकर फिटनेस टेस्ट को भी पास कर लिया। क्योंकि देव को इस टेस्ट की आदत थी, इसलिए उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। देव के फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद अब फाइनल डिसीजन टीम के कोच और मैनेजमेंट स्टाफ का था। जेरी वाइस चांसलर के ऑफिस में गया हुआ था। कॉलेज के वाइस चांसलर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी ताकि देव के टीम में रहने के बारे में डिस्कशन हो सके। लंबी बहस हुई क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग देव को टीम में शामिल करने के फेवर में नहीं थे। टीम के मैनेजमेंट स्टाफ के एक मेंबर ने कहा, देव डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसे गेम में अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी है। हम जो भी प्लान बनाते हैं वो उसके हिसाब से कभी काम नहीं करता, बल्कि अपने मन के हिसाब से खेलता है। अगर हमने यहाँ प्लानिंग से गेम नहीं खेला तो हम हार जाएंगे और इससे हमारे गेम पर बहुत असर पड़ेगा। देव को एक्स्ट्रा में बैठा देना चाहिए। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह देव को खिलाया जा सकता है। वाइस चांसलर इस बात से एग्री करते थे, लेकिन उन्होंने जेरी से कहा, मुझे भी यही लगता है कि इस सिचुएशन में ये डिसीजन सबसे अच्छा रहेगा। देव ने हमें परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया है। अगर हमने उसे खेलने की परमिशन दे दी तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और उसे रोक पाना और मुश्किल हो जाएगा। हर हाल में उसे एक्स्ट्रा में बैठाना ही सही रहेगा। तुम बताओ जेरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जेरी ने कहा, सर मुझे लगता है कि हम देव को ना खिलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देव के पास इस तरह के मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। वो अपनी टीममेट्स को अच्छे से जानता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके खेल सकता है। अगर देव खेलेगा तो हमारे पास जीतने का एक मौका होगा। हमें ध्रुव को एक्स्ट्रा में बिठाना चाहिए क्योंकि उसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। गेम के बाहर रहकर वो काफी कुछ सीख सकता है और अगर हमें उसकी जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसे खिला लेंगे। इस तरह से हमारी टीम में 2 स्ट्राइकर्स हो जाएंगे और ये बात हमें जीत के पास ले जा सकती है। मुझे लगता है कि हमें देव और ध्रुव दोनों की ही जरूरत है। वाइस चांसलर जेरी की बात सुनकर सोच में पड़ गए और थोड़ी देर शांति से सोचने के बाद उन्होंने फाइनली जेरी से कहा, ठीक है, देव हमारी टीम में खेलेगा। हम उसे प्लेइंग 11 में खिलाएंगे और ध्रुव एक्स्ट्रा में बैठेगा। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हम देव को सिर्फ इस मैच में खेलने के लिए परमिशन दे रहे हैं। वो कॉलेज वापस आता है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। जेरी, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि देव किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम होंगे।
जेरी ने बात को समझते हुए वाइस चांसलर से कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, अगर देव ऐसा कुछ भी करता है तो मैं खुद उसे टीम से बाहर निकाल दूंगा। इमरजेंसी मीटिंग खत्म हुई और जेरी पूरी टीम को इस खबर के बारे में बताने के लिए ग्राउंड की तरफ चले गए। ध्रुव और उसके साथ दूसरे सभी प्लेयर्स अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। फाइनल मैच होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी कोच ने सभी से एक लाइन में खड़े होने के लिए कह दिया। फिर उन्होंने सभी को बताया कि फाइनल प्लेइंग 11 में कौन रहेगा। ध्रुव बेसब्री से अपने नाम का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका नाम नहीं आया। देव को टीम के कैप्टन के तौर पर एक बार फिर से खिलाया जा रहा था। लाइन में देव भी खड़ा हुआ था और ध्रुव को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लेइंग 11 अनाउंस करने के बाद जेरी ने एक्स्ट्रा प्लेयर्स के नाम बताए जिन्हें ऑप्शन के तौर पर रखा गया था। सबसे आखिर में ध्रुव का नाम भी लिया गया और यह सुनकर देव हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि उसके वापस आने के बाद ध्रुव को टीम में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। आखिर क्या होगा अब? क्या देव का झूठ पकड़ा जाएगा? क्या ध्रुव का स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम के लिए खेलने का सपना सपना ही रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।